आज का डिस्कशन शुरू करने के पहले अभी तक हम लोगों ने जितना कवर किया है उस चीज को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो इट विल बी लाइक आपका एक प्रकार का रिवीजन करेंगे हम लोग। शुरू के फर्स्ट टॉपिक का जो फर्स्ट टॉपिक के दोनों पार्ट्स हैं उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग से शुरू किया था। आज मेरे ख्याल से आज अपने को क्लास शुरू किए हुए वी आर डन विथ 1 वीक। तो सबसे पहले बच्चों जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, नाउ प्लीज हियर, और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। मैं पूरा शुरू से लेके अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ा है, आई एम गोइंग टू रिवाइज एंटायरली। मैं पूरा आपको रिवाइज करके देने वाला हूँ, तो कि आपको ये एग्जाम के टाइम पे दिस वुड बी वेरी यूजफुल वन ऑफ यू। ध्यान से बच्चों, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग। जहां पे भी आपको कोई डाउट आता है, यू कुड ऑलवेज इंटरप्ट मी, यू कैन स्टॉप मी। सबसे पहले बच्चों, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या था? राइटिंग लीगल प्रोविजंस ऑफ लॉ को ध्यान में रख के लीगल लैंग्वेज यूज करके, और इंटेंशन क्या थी? ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, या फिर और तब हम हमेशा लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए ड्राफ्ट नहीं करते। वी ऑल्सो ड्राफ्ट टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, जैसे कि पिटिशन, अपील, रेजोल्यूशंस, ये हम ड्राफ्ट करते हैं वांट टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ और टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। चलिए, सो दिस वाज द ड्राफ्टिंग। उसके बाद कन्विंसिंग क्या था? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कन्विंसिंग? जी बेटा, यस, branch of drafting. Basically, it's not a separate term, but it is what beta, it happens to be a branch of drafting that deals with, जो किसका डील करता है बच्चों? that deal with instruments. कौन से इंस्ट्रूमेंट से? that relates to transfer of, साकेत नहीं आया क्या? Branch of drafting that deals with instruments that relate to transfer of movable or immovable property. Is that clear? कन्विंसिंग का कंसेप्ट कहां पर कवर्ड है? कन्विंसिंग का कंसेप्ट कवर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बेसिकली सेक्शन नंबर 205. Is that clear? Sure? Okay. डिफरेंस है ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग के बीच में। पहला डिफाइन कर दो दोनों को, जैसे अपन ने ऊपर किया है। उसके बाद बच्चों, एवरी ड्राफ्ट इज नॉट कन्विंसिंग, राइट? बट एवरी कन्विंसिंग इज ड्राफ्ट। हर एक कन्विंसिंग ड्राफ्ट का ही पार्ट है, राइट? बच्चों, हर एक कन्विंसिंग किसका पार्ट है? ड्राफ्ट का पार्ट है। ये एक वाइडर कंसेप्ट है, दिस इज अ नैरो कंसेप्ट, ठीक है? अरे हाँ, है ना? ये डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करता है, ये सिर्फ उन डॉक्यूमेंट से डील करता है जो मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेट करता है। इज एवरीवन विद मी? So these are the differences between drafting and convincing. नाम के दृष्टिकोण काफी इंपॉर्टेंट है। Now, उसके बाद बच्चों, व्हाट इज डॉक्यूमेंट? बच्चों, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? ओए बोलो, सेक्शन 3 सबसेक्शन 18।
जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइंड ड्राफ्टिंग, ये सुनो बच्चों। कोई मैटर स्टार्ट होगा कहां से बच्चों? जब मैटर को राइट किया जाता है या फिर एक्सप्रेस किया जाता है, किसके थ्रू? लेटर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू। इसके ऊपर किसी सब्सटेंस या फिर किसी पेपर के ऊपर। एंड दिस सब्सटेंस और पेपर क्यों यूज कर रहे हैं अपन? रिकॉर्ड करने के लिए। तो रिकॉर्ड करने के लिए, मैटर को करने के लिए व्हाट बेटा? डॉक्यूमेंट। यस और नो बच्चों? नाउ नॉर्मल राइटिंग और डॉक्यूमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? राइटिंग में मे और मे नॉट हैव पर्पस। बच्चों आप जब लिखते हैं, जब व्हेन यू राइट, राइटिंग में और मे नॉट हैव पर्पस। डॉक्यूमेंट ऑलवेज हैव अ पर्पस। स्क्रिबलिंग होता है, कुछ भी लिख सकते हो, यहां पे स्क्रिबलिंग वगैरह आप नहीं करते। राइटिंग लीगल रिलेशन क्रिएट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। डॉक्यूमेंट या तो लीगल रिलेशन क्रिएट करेगा या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। ठीक है, इसमें लीगल रिलेशन, पर्पस, लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एवरी राइटिंग डज नॉट बिकम डॉक्यूमेंट। हर एक राइटिंग डॉक्यूमेंट थी, बट डॉक्यूमेंट किसके थ्रू बनता है बच्चों? डॉक्यूमेंट जो है वो राइटिंग के थ्रू बनता है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्विंसिंग? कॉन्ट्रैक्ट और कन्विंसिंग के बीच में क्या डिफरेंस है बच्चों? कैन आई से कॉन्ट्रैक्ट में यू मेक फ्यूचर प्रोमिसेस, यहां पे यू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑलरेडी टेकन प्लेस। हाँ या ना? कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, लेकिन कन्विंसिंग नहीं। हाँ, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, और बहुत सारी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इट्स अ जनरल टर्म। इन कन्विंसिंग डील्स विद डॉक्यूमेंट्स दैट रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर्ड है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट इफ नॉट परफॉर्म्ड आप स्यू कर सकते हैं। हाँ या ना बच्चों? अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो आप लोगों को स्यू कर सकते हैं, बट यहां पे वो प्रॉब्लम आती नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट, वेरी नाइस, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड। अच्छा, नहीं दिख रहा है यार। इसके बाद बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद जो क्या है, इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है और एग्जीक्यूटेड भी होता है। और कन्विंसिंग इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट बेटा? या कन्विंसिंग रिलेट्स टू व्हाट बेटा? executed contract which has been performed by both the parties. Is that clear? अरे क्लियर है क्या बेटा? Okay, so this was the difference. Yes बेटा, this was the difference between contract and convince. आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद बच्चों, उसके बाद we'll start with the rules और principles
that are to be followed while drafting. ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं आपको फॉलो करने हैं एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग, जब आप क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं. सबसे पहला बेसिकली ये ऑब्लिगेशन ऑफ ड्राफ्टर भी है. बेसिक सबसे पहले ड्राफ्टर को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड व्हाट इंटेंशन ऑफ पार्टीज. उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लॉज जो किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ड्राफ्ट के ऊपर या फिर जो पार्टीज ट्रांजैक्शन कर रही हैं उसके ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल होंगे. आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए. उसके बाद मेक श्योर जो पार्टीज टू ड्राफ्ट हैं, के बाद ये ध्यान में रखिए कि जो यार देवांशु मुझे 2 बार दिख रहा है. रुक जाओ 1 मिनट में. हाँ गया, रुको I'll send the invite. Just a minute. एक मिनट. रुक जा 1 मिनट. लिंक तेरे पास है क्या इस मीटिंग का? रुक जा 1 मिनट, मेरे पास आ गया. भेज दिया मैंने. हाँ, जो पार्टीज टू द ड्राफ्ट हैं दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो बच्चों, ये आप ध्यान में रखिए. उसके बाद एक और चीज है, पार्टीज को आप क्या कीजिए, प्रॉपरली क्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए. इस कदर डिस्क्राइब कीजिए, कदर आप पार्टीज को सॉरी इस कदर आप पार्टीज को डिस्क्राइब कीजिए कि पार्टीज जो आसानी से क्या की जा सके, ट्रेस की जा सके. उसके बाद अगर ड्राफ्ट की कोई पार्टी कंपनी है तो क्या इंश्योर करना है, कंपनी का एमओए प्लस एओए उसको क्या करे, परमिशन दे कि कंपनी जो है वो क्या कर सकती है. कंपनी एमओए और एओए क्या दे बच्चों, परमिशन. कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है. बिकॉज यू ऑल नो अगर ड्राफ्ट की पार्टी कंपनी है और कंपनी का एमओए एओए उसको एंटर करने के अलाउ नहीं कर, क्या होगा बच्चों, क्या होगा, दैट ट्रांजैक्शन विल बी अल्ट्रा वायरस एंड द कंपनी विल नॉट बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो बच्चों? ओके. उसके बाद शेड्यूल्स एंड अनेक्शर्स आप इनका यूज कर सकते हैं बच्चों. यस और नो बच्चों? उसके बाद आपको फॉवलर्स रूल फॉलो करना है ड्राफ्ट में. यस और नो बच्चों? एंड फॉवलर्स रूल कोई उतना 30 मार खान नहीं है, वेरी सिंपल. फॉवलर के रूल क्या है बच्चों? सबसे पहला व्हाट इज द फॉवलर रूल्स बच्चों? सबसे पहला रूल क्या है बच्चों? फैमिलियर, वेरी नाइस. फैमिलियर वर्ड्स यूज कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज ना करके कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज कीजिए. उसके बाद एक्टिव वॉइस पे ज्यादा जोर दीजिए. देन शॉर्ट वर्ड यूज कीजिए, वेरी नाइस. देन सिंगल वर्ड यूज कीजिए फॉर मेनी वर्ड्स. यस और नो बच्चों? ताकि आपके ड्राफ्ट की जो लेंथ है वो क्या रह सके, छोटी रह सके. इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये कुछ किसके रूल थे बच्चों? फॉवलर के रूल थे. उसके बाद नाउ कम टू द अदर रूल्स, जो मतलब नाउ विल कंटिन्यू. उसके बाद बच्चों हमेशा याद रखिए, ड्राफ्ट शुरू करने से पहले एक स्केच ड्राफ्ट बना लीजिए और उसके बाद स्केलेटन ड्राफ्ट बना लीजिए.
स्केच ड्राफ्ट, स्केलेटन ड्राफ्ट और एक एनग्रॉसमेंट का भी प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं। नाउ क्या होगा, सबसे पहले बताइए स्केच में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन स्केच ड्राफ्ट? बेटा स्केच ड्राफ्ट में क्या होगा? लेआउट, ये वर्ड यूज करना। क्या यूज करोगे बच्चों? लेआउट ऑफ द ड्राफ्ट बनाओगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको कितने डालने हैं, विच पार्टी विल बी डिस्क्राइब्ड एट विच प्लेस, किस पार्टी को किस जगह पे डिस्क्राइब करोगे, नंबर ऑफ पेजेस आप कितने यूज करने वाले हो, ठीक है, ऑपरेटिव पार्ट, फॉर्मल पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कैसा रहेगा, ये सब आप कहां पे डिसाइड करते हो? ये सब आप डिसाइड करते हो कहां पे? स्केच ड्राफ्ट में। और स्केलेटन ड्राफ्ट में, हाँ, इसके बाद बच्चों स्केलेटन ड्राफ्ट में क्या होगा? साकेत आ तो बहुत देर से रहा है बट वो एडमिट ही नहीं हो पा रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन इन स्केलेटन ड्राफ्ट? बच्चों स्केलेटन ड्राफ्ट में बेसिकली यू विल मेक अ रफ ड्राफ्ट, you will write, you'll describe, मतलब basically it's a rough draft. What points you will be covering, which clause you will be mentioning in the draft, how you will describe the parties, what details you will give about the parties. तो ये सब कहां पे होगा? स्केच ड्राफ्ट में तो सिर्फ अपन ब्लूप्रिंट बनाते थे। स्केलेटन स्केच ऑफ ड्राफ्ट से एक स्टेप आगे है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आप हर एक चीज डिसाइड करते हैं कि भाई इस पॉइंट में मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ। बेसिकली इट्स अ रफ ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट जिसको आप आखिरी में क्या करते हैं, लीगल पेपर पे प्रिंट निकालते हैं और फेयर करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस एनग्रॉसमेंट? तो जब आपका जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट आपका क्या हो जाता है, जब फाइनल हो जाता है, आप पार्टीज को देते हो कि भाई पार्टीज एक बार चेक कर लो। उसके बाद पार्टीज अगर उस ड्राफ्ट को क्या करती हैं, अप्रूव कर देती हैं, तो आप उस ड्राफ्ट का क्या निकाल लेते हो, स्टैम्प पेपर पे प्रिंट निकाल लेते हो, या फिर लीगल पेपर पे आप प्रिंट निकाल लेते हो, या फिर आप स्टैम्प पेपर पे हाथ से लिख देते हो। इस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनग्रॉसमेंट। दैट क्लियर? अरे हाँ है ना? तो याद रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है, स्केच ड्राफ्ट, स्केलेटन ड्राफ्ट और एनग्रॉसमेंट। तो फाइनली जो आपका प्रिंट रेडी हो गया, दैट इज एनग्रॉसमेंट। स्केलेटन क्या था? फाइनल पार्टीज के अप्रूव होने के पहले, मतलब इट वाज अ रफ ड्राफ्ट जिसमें आपने पॉइंट्स लिख दिए थे कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स, एक रफ ड्राफ्ट था जिसमें आप चेंजेस कर सकते थे। लेकिन आपका रफ ड्राफ्ट जब फाइनल हो गया और आपने पार्टीज को दे दिया, पार्टीज ने भी अप्रूव कर दिया, तो फिर उसको आप जब प्रिंट निकालोगे दैट वुड बिकम एनग्रॉसमेंट। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपको कंटेम्प्ररी फॉर्मेट यूज करना है। उसके बाद बच्चों कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ टाइप के ड्राफ्ट्स अगर आप करते हैं तो आपको स्पेशल अटेंशन देना है। जैसे कि अगर आपके ड्राफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की रिक्वायरमेंट फुल। अगर आपके ड्राफ्ट में कोई ऐसी पार्टी है जिसका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू है, तो आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की रिक्वायरमेंट को क्या करना है, फिल करना है। अगर आपके ड्राफ्ट में कोई एलएलपी वगैरह है तो आपको एलएलपी एक्ट फॉलो करना है। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब बेसिकली अगर आपके ड्राफ्ट में कोई एनबीएफसी आपके ड्राफ्ट में है तो आपको आरबीआई के प्रोविजन फॉलो करने हैं। सो अगर आपके ड्राफ्ट में कोई स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल होता है तो मेक श्योर कि आप उस चीज को क्या करें, फॉलो करें। उसके बाद बच्चों ड्राफ्ट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। योर ड्राफ्ट शुड बी व्हाट बेटा? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ड्राफ्ट्स? इतना सिंपल, एग्जैक्टली पढ़ने वाले को खुद से समझ में आ जाना चाहिए कि ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद आप हमेशा एक्सपर्ट को दिखा दीजिए, एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लीजिए। उसके बाद आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है? यू हैव टू यूज लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बताया कि लीगल लैंग्वेज का गेम क्या है। उसके बाद कुछ डूज हैं और कुछ डू नॉट्स हैं जो आपको अपने ड्राफ्ट में क्या करना है, ध्यान में रखना। ठीक है, नाउ डूज में क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट मीनिंग, वही वर्ड यूज करो जिसका आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है। उसके बाद शॉर्ट सेंटेंस बनाओ, यूज राइट वर्ड्स,
उसके बाद सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में ड्राफ्ट बनाओ और राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करो, घुमा फिरा के बातें मत करो, ठीक है। डू नॉट्स में अननेसेसरी रिपीटेशन मत करो, सिमिलर वर्ड्स को यूज करना बंद करो अपने ड्राफ्ट के कंटेंट को बढ़ाने के लिए। नेगेटिव स्टेटमेंट अगर यूज करते हो तो बहुत केयरफुली यूज करो, और या फिर कोशिश यही करो कि आप जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेसी को क्या नहीं करना चाहिए प्रॉपर्टी में, ये लिखने से अच्छा है कि लेसी क्या क्या चीजें कर सकता है, ये आप बता दीजिए। उसके बाद अगर आप दो सिचुएशन को चाहते हैं कि दो सिचुएशन साथ में भी हो और अलग अलग भी हो, तो आप एंड के साथ साथ और या फिर वर्ड का भी आप यूज, ठीक है। ओके, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइडलाइंस फॉर यूजिंग पर्टिकुलर वर्ड इन ड्राफ्ट। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आप ड्राफ्ट में यूज तो उसके टाइम पे उस वर्ड को यूज करते टाइम पे कौन कौन से गाइडलाइन को फॉलो करना है। कोई भी वर्ड आप यूज करते हैं तो हमेशा उसका वर्ड यूज करने के पहले डिक्शनरी यूज कर लीजिए, ताकि आप वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जान सकें। उसके बाद अगर किसी वर्ड को यूज करने में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप किससे कंसल्ट कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से। टेक्निकल वर्ड्स अगर आपके एग्रीमेंट में हैं तो आप उसको बहुत केयरफुली यूज। जैसे टेक्निकल वर्ड मतलब जैसे लेसी, अगर उस लेसी सुबह 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उस प्रॉपर्टी में जो चाहे वो कर सकता है, ही फ्री टू डू एनीथिंग। एक टेक्निकल वर्ड है। क्यों टेक्निकल? मतलब ये भले इसका मीनिंग सिंपल है बट इसका स्कोप नहीं है ना बच्चों। जो चाहे वो कर सकता है, मतलब वो वहां पे गांजा भी फूक सकता है, गांजा भी बना सकता है, तुमने अलाउ किया है। तो अगर तुम ऐसा कोई जनरल वर्ड यूज कर रहे हो जिसके ऊपर आगे जाके कंफ्यूजन होने वाला है या आगे जाके झगड़ा हो सकता है, वो टेक्निकल वर्ड है। तो आप बहुत देख ताक के यूज कीजिए। उसके बाद कंटेम्प्ररी मीनिंग यूज कीजिए वर्ड का। जो आपको पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शब्दों की मीनिंग क्या होती है, चेंज होती है। तो यूज कंटेम्प्ररी मीनिंग वर्ड, जो शब्दों की करंट मीनिंग आप वो मीनिंग। उसके बाद सम वर्ड्स रिलेटिंग टू ड्राफ्ट। सबसे पहले बच्चों इंस्ट्रूमेंट क्या है बच्चों? पीस ऑफ पेपर। अब इतना इजी नहीं बोलने का। दैट क्रिएट्स, assigns, limits, transfers, restricts, extinguishes rights or objects. Is that clear? Stamp Act में भी defined है, Transfer of Property Act में भी defined है, Notary Act में भी defined है। At, on, in, at, less accurate। किसी लोकेशन को less accurate comparison with on and in। ऑन और इन से लेस एक्यूरेटली किसी लोकेशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और हमेशा याद रखना क्या सजेस्ट करता है ये, इट सजेस्ट व्हाट बेटा, इट सजेस्ट नियरनेस। नियर अगर आप किसी लोकेशन के साथ यूज करते हैं तो उसका मीनिंग एट निकलता है। आई एम स्टैंडिंग नियर द मॉल। आई एम स्टैंडिंग नियर द मॉल का मतलब हो सकता है आई एम स्टैंडिंग एट द मॉल। तो व्हेन आई से आई एम स्टैंडिंग एट द मॉल, इसका मतलब है मैं मॉल के नजदीक में हूं। उसके बाद बच्चों ऑन, इसका मतलब निकलता है in the vicinity of but not adjoining। is that clear? आप और ज्यादा करीब हैं। हमेशा याद रखना on is more accurate than at और in। at और in से ज्यादा क्या है बच्चों, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट है। और अगर आप on के साथ इमीडिएट वर्ड यूज करते हो कि आई एम स्टैंडिंग इमीडिएटली ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसका मीनिंग निकल जाता है adjoin। is that clear? in more accurate than on। इन क्या है बच्चों, मोर ज्यादा एक्यूरेट किससे है बच्चों,
ज्यादा एक्यूरेट या आप और ज्यादा करीब हो या आप उसी के अंदर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग का मतलब होता है बच्चों चिपक के। एडजॉइनिंग के अंदर आता है एक काउंटरमिनस, एक आता है शॉर्टर बॉर्डर, एक आता है अब्यूटिंग और एक आता है कॉमन कॉर्नर। यस और नो बच्चों? ये सॉरी, कंटेजियस। नाउ व्हाट इज काउंटरमिनस? कॉमन बॉर्डर शेयर अगर आप कर रहे हो, पूरा बॉर्डर इकट्ठा नहीं बट आप थोड़ा बहुत क्या कर रहे हो, बॉर्डर को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। अब्यूटिंग, किसी ना किसी पॉइंट पे अगर आप टच कर रहे हो इट इज अब्यूटिंग। और अगर आप कॉर्नर से चिपके हुए, आपका कॉर्नर एक है तो इट इज कंटेजियस। और ये सब किसके पार्ट हैं बच्चों? इज ऑल द पार्ट। ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू 2 प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, 4 तरीके हैं एडजॉइनिंग। दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? नाउ एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? when there is a gap between there is a जब 2 प्रॉपर्टीज के बीच में क्या है बच्चों? 2 प्रॉपर्टीज आजू बाजू हैं। 2 प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? आजू बाजू हैं। देयर इज अ स्मॉल गैप। एक प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी बीच में से एक नाली बह रही है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एडजॉइनिंग नहीं बट क्या है, ये एडजेसेंट है। दीज 2 प्रॉपर्टीज आर व्हाट बेटा? प्रॉपर्टीज आर एडजेसेंट। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना? ओके ओके। उसके बाद बच्चों, उसके बाद सब्जेक्ट टू प्लस हाउएवर, ये दोनों क्या है बच्चों? इन दोनों के थ्रू अपन किसी स्टेटमेंट को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं, या फिर किसी स्टेटमेंट में अपन क्या करते हैं? कंडीशन डाल देते हैं। यस और नो? इसके थ्रू अपन किसी स्टेटमेंट में एक्सेप्शन भी डाल सकते हैं। दैट क्लियर? ये दोनों वर्ड सब्जेक्ट टू, हाउएवर, सब्जेक्ट टू और हाउएवर के थ्रू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉट? Part of land. Yes. Part of property. Yes. When you have to specifically describe any particular part of property. जब आपको किसी प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर पार्ट क्या करना हो, डिस्क्राइब करना हो, बट यू कैन यूज जैसे कि पार्किंग लॉट। प्रॉपर्टी हैज अ सेपरेट पार्किंग लॉट। दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों चलिए, उसके बाद एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन क्या था बेटा? आप पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, हाँ आप पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, बट प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक पार्ट आपको क्या करना है? आपको प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक पार्ट अपने लिए क्या करना है? रिजर्व करना है। या आप पूरे ट्रांसफर में चाहते हो कि वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपका क्या ना हो, ट्रांसफर ना हो, तो आप कौन सा क्लॉज ऐड कर सकते हो? एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन। इज दैट क्लियर? ना कंपास पॉइंट्स, ये बेसिकली कब यूज होते हैं? जब आप अपनी लैंड का क्या दिखाते हो, जब आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन वगैरह बताना चाहते हो तो कंपास पॉइंट्स आप क्या करते हैं? यूज करते हैं। नाउ as you all know we have 4 perfect compass points: east, west, north, sorry वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, जैसा भी है, तो आप कंपास पॉइंट्स के थ्रू बता सकते हो। अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी इधर है, इधर है, इधर है, और बच्चों जब भी आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपर डायरेक्शन में, तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ड्यू वर्ड यूज करते हैं ना बच्चों? अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे है, एग्जैक्टली कंपास पॉइंट पे स्थित है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आप ड्यू वर्ड यूज करते हैं। ड्यू एस्ट, ड्यू ईस्ट, वेस्ट, ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ। यस और नो? लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी इधर है तो
मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी यहां से लेके यहां के बीच में है, तो या आपकी प्रॉपर्टी यहां से लेके यहां के बीच में है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, दिस इज ईस्ट हाफ। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। मोर लेस अबाउट एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट, ये सारे वर्ड्स आप कब यूज करते हैं? यस बच्चों, ये सारे वर्ड्स आइडियली वी हैव टू डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्यूरेटली। बच्चों बेसिकली आपका प्रयास हमेशा यही रहना चाहिए कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप उसको जितना एक्यूरेटली हो सके आप उतना अपने अग्रीमेंट क्या करें, डिस्क्राइब करें। ये सुनो बच्चों, अरे ये सुनो, बट इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, इफ यू डोंट हैव द एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो आप एस्टिमेटेड और अबाउट ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपने एस्टिमेटेड और अबाउट ये वर्ड यूज किया तो इसका मीनिंग निकलता है और। इज एवरीवन विथ मी बच्चों? श्योर एवरीवन? नाउ अब बच्चों हमेशा याद रखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट। एक होते हैं फॉर्मल अग्रीमेंट्स, एक होते हैं informal agreement. So basically there are two types of agreement. Now what are formal agreements? Written, legal language, proper format, legal relation create. Informal में legal relation create होता है, no format, they are mostly orally और impliedly ये agreement होते हैं। हाँ या ना बच्चों? Okay. Now rules of interpretation. Of formal agreement. बच्चों अगर आपको फॉर्मल अग्रीमेंट क्या करना है, इफ यू वांट टू इंटरप्रेट द फॉर्मल अग्रीमेंट देन व्हाट काइंड ऑफ रूल्स आर यू सपोज टू फॉलो, आपको कौन से रूल्स फॉलो करने इफ यू वांट टू इंटरप्रेट कौन से अग्रीमेंट, फॉर्मल अग्रीमेंट। सबसे पहला, all the points have to be interpreted. In the manner they are drafted. आपको उसी प्रकार से इंटरप्रीट करना है जिस प्रकार से उन्हें क्या किया गया, ड्राफ्ट किया गया। कहने का मतलब क्या है, आपको अपने दिमाग लगाना है, कुछ वर्ड्स ऐड डिलीट करने हैं आपको नहीं, जैसा ड्राफ्ट हुआ है, जैसा वो ड्राफ्ट मौजूद है, आपको उसी प्रकार से इंटरप्रीट। यस और नो? अगर अग्रीमेंट में क्लियर वर्ड्स भी हैं और हाइपोथेटिकल वर्ड्स भी हैं तो प्रायोरिटी किसको दोगे, इंटरप्रीट पहले किसको करोगे, क्लियर वर्ड्स को। लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल आपको हमेशा फॉलो करना है, डिक्शनरी मीनिंग्स हमेशा यूज करनी है, लेकिन अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल किसी लॉ को या फिर अग्रीमेंट के पर्पस को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आप लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऑपरेटिव पार्ट, अग्रीमेंट का ऑपरेटिव पार्ट अगर कंफ्यूजिंग है तो आप रिसाइटल से अग्रीमेंट के ऑब्जेक्ट एंड पर्पसेस को आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी लैंग्वेज ऑफ अग्रीमेंट भी क्लियर नहीं है और आपका रिसाइटल भी क्लियर नहीं है तो फिर आप सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के आधार पे आप अग्रीमेंट को क्या कर सकते हो, इंटरप्रीट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी अर्लियर क्लॉज का इंपैक्ट लेटर क्लॉज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो लेटर क्लॉज को आप क्या करोगे, कंसीडर नहीं करोगे। अगर मान लो अर्लियर क्लॉज में कुछ और लिखा है लेकिन अर्लियर क्लॉज में जो लिखा है उसका इंपैक्ट लेटर क्लॉज अगर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो लेटर क्लॉज का जो मीनिंग है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और कोर्ट ऐसा ही करता है। उसके बाद बच्चों कमर्शियल अग्रीमेंट्स हैं,
कमर्शियल एग्रीमेंट में लिटरल कंस्ट्रक्शन तो अपन यूज करते ही हैं, डिक्शनरी मीनिंग तो अपन यूज करते हैं। उसके बाद आपको लिबरल कंस्ट्रक्शन भी यूज करना। लिबरल कंस्ट्रक्शन मतलब कहना इससे पार्टीज को थोड़ी बहुत रियायत मिलनी चाहिए अगर मान लीजिए परिस्थिति अच्छी नहीं है। लिबरल कंस्ट्रक्शन आपको पता है, लिबरल कंस्ट्रक्शन मतलब होता है ऐसा इंटरप्रीट करना कि किसी अग्रीव पार्टी को बेनिफिट मिल जाए, राइट? अरे हाँ है ना। तो अग्रीमेंट को इंटरप्रीट करते टाइम यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लिबरल कंस्ट्रक्शन, बेसिकली कमर्शियल एग्रीमेंट। तो अगर कोई पार्टी मान लो आपका टाइम पे गुड सप्लाई नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा रीजन आ गया था जो उसके कंट्रोल के बाहर था, केस में उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने से एक्सक्यूज मिल जाता। इस ये कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। अच्छा, अगर आप आईसीसीआई की मॉड्यूल देखेंगे तो इसमें आपको कुछ और रूल्स मिले, बट वो मैंने देखे नहीं है बिकॉज आई फाइंड दोस दिस, और वो कुछ आ रहे क्या लैंग्वेज में आईसीएसआई क्या बोलना चाहता है, वो दैट इज डिफिकल्ट, और उसको इजी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ अपन ने 9 रूल्स लिखे हैं, मोर देन सफिशिएंट राइट इन एग्जाम। ठीक है, अरे हाँ या ना। उसके बाद हाउ वुड यू इंटरप्रीट द इनफॉर्मल अग्रीमेंट? इनफॉर्मल अग्रीमेंट्स को आप कैसे अग्रीमेंट करते हैं, ओरल अग्रीमेंट होते हैं या इम्प्लाइड अग्रीमेंट्स होते हैं, इनको आप कैसे इंटरप्रीट करते हो? कैन समवन लेट मी नो? सॉरी, नहीं नहीं, oral agreements are to be interpreted in the same manner like one party wants the other party to understand the agreement. तो जैसा एक पार्टी दूसरी पार्टी को चाहती थी कि वो मेरे अग्रीमेंट को समझे, वैसा ही हमको चाहिए कि हम अग्रीमेंट क्या करें, इंटरप्रीट करें। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना। ओके, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम वापस से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज डीड? तो बेसिकली रिटन अग्रीमेंट, रिटन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज। यस और नो बच्चों? हाँ या ना। ठीक है, जिससे लीगल रिलेशन क्रिएट होता है, जिसको लॉ, जिसको कोर्ट में क्या किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है, इसको हम डीड बोलते हैं। उसके बाद डीड का एक पार्ट होता है जो क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीड पोल। याद है डीड पोल क्या होता है? ये एक ऐसी डीड है जो वैलिड होगी अगर इसको इवन इफ वन पार्टी, इसको एग्जीक्यूट अगर एक पार्टी करती तो ये डीड क्या होगी, वैलिड होगी, पोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद काइंड्स ऑफ डीड। चलिए, now what are the different types of deeds? गुड डीड, गुड डीड बताइए। एक अच्छा टाइटल, किसी भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छा टाइटल जो ट्रांसफर ट्रांसफरी को दे देता है, इंसान दूसरे इंसान को देता है इस डीड के थ्रू, उसको हम बोलते हैं गुड डीड। गुड एंड सफिशिएंट डीड, गुड टाइटल इसके लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लैंड, राइट? इंक्लूसिव डीड, ये भी गुड टाइटल ट्रांसफर करती है। कौन सी प्रॉपर्टी के लिए? एक ऐसी डीड क्या करती है, गुड टाइटल को कन्वे इस चीज में डेजिग्नेटेड। याद है आपको? अरे इंक्लूसिव डीड नहीं पढ़ा क्या अपन ने? पढ़ा। उसके बाद है लेटेंट डीड, कितने साल के बाद इफेक्टिव होगी? 20 ईयर्स के बाद, और 20 ईयर्स तक इसको मैन के स्ट्रॉन्ग बॉक्स में रख। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो हम ट्रांसफर पढ़ते थे ना, ये प्रॉपर्टी तो इस प्रॉपर्टी का ओनर साकेत बनेगा इसके मरने के बाद, तो ये उस टाइप की डीड्स हैं। उसके बाद लॉफुल डीड, सेम बच्चों जो गुड डीड है, गुड टाइटल ट्रांसफर करने वाली डीड है। उसके बाद प्रिटेंडेड डीड, क्या है?
क्या कोर्ट में अगर ये डीड चैलेंज हुई तो कोर्ट इस डीड को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है? अगर ये डीड कोर्ट में चैलेंज होती है, कोर्ट इस डीड क्या कर सकता है? वैलिड डिक्लेयर। अरे म्यूट कर दो भाई। उसके बाद वारंटी डीड। वॉशिंग मशीन खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद एक पेपर मिला जिसमें बहुत सारी वारंटी की टर्म्स लिखी, उसके ऊपर आपने साइन कर दिया। एक तो एलजी का साइन ऑलरेडी था, वो आपने भी साइन, क्या बन गया? वारंटी डीड। कैसी डीड? जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वारंटी है, हाँ या ना? वॉलंटरी डीड। एक ऐसी डीड जैसे गिफ्ट डीड, एक ऐसी डीड विच इज मेड विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यस और नो? ठीक है, इसमें या तो कंसिडरेशन होता नहीं है या फिर कंसिडरेशन होता है तो नाम मात्र का होता है, ठीक है? उसके बाद डीड पूल। डीड पूल क्या है? उतनी कॉपीज बनाई जाती हैं जितनी पार्टीज हैं। अरे हाँ या ना? और इंडेंचर में क्या होता है? इंडेंचर में भी सेम होता है, जितनी पार्टीज बना होती हैं उतना बनाया जाता है। लेकिन इंडेंचर में क्या होता है, अपन पेपर चेंज नहीं करते, मतलब एक डीड खत्म होती है उसी पेपर से, मतलब वहीं से अपन क्या करते हैं, दूसरी डीड शुरू करते हैं और इसको कट कर देते हैं। मान लो 10 पार्टी है तो 10 बार कंटिन्यूअसली लिखते जाएंगे और कट करते जाएंगे और 10 लोगों को देंगे, ठीक है? ये इंडेंचर हो गया। और ऐसे ही एक कंसेप्ट है साइरोग्राफम। साइरोग्राफम में अपन क्या करते हैं, सेम कट करते हैं लेकिन अपन बीच में क्या लिखते हैं, बीच में हम साइरोग्राफम लिखते हैं। तो डीड पूल में 10 अलग अलग डीड बनाई जाती हैं, अलग अलग साइन होते हैं। इंडेंचर में 10 पार्टी हैं, 10 अलग अलग डीड बनाई जाएगी, लेकिन वो पेपर जो है, जैसे ही एक पेपर एक खत्म होता है डीड, वैसे ही उसी पेपर पे दूसरा डीड कंटिन्यू करेंगे और उसको अपन कट करके देंगे। और साइरोग्राफम में अपन क्या करते हैं, साइरोग्राफम लिख के कट करते हैं। और ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ताकि हर एक पार्टी को ओरिजिनल डीड मिले, प्लस देयर इज नो रिस्क ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्टीज। क्या क्लियर? एक पार्टी का पेपर में करते होंगे कुछ यार, तो जुगाड़ होगा, एक बार एक्स्ट्रा लिखते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे, या आगे कहीं से लिखते होंगे। अबे 10 पार्टी है तो जैसे ही 9वां ड्राफ्ट खत्म हुआ, 10वां ड्राफ्ट शुरू हो जाएगा, 9वीं से 10वें के बीच में कट कर देंगे। अरे भाई अच्छा तू ये बोल, भाई पेपर ऐड करते जाते हैं ना, ये एक पेपर है, चिपकाते जाएंगे पेपर, समझा? अरे हीरो, तो इतना बड़ा पेपर कहां से आता है भाई? हाँ, ये अभी नहीं होता बच्चे कुछ भी। चलो इसके बाद, नाउ नेक्स्ट कम्स कंपोनेंट्स ऑफ द। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? टाइटल, डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज। कैसा नो बच्चों? सुटेबल टाइटल दो, से आपको डीड का सब्जेक्ट मैटर समझ में आ जाए। लाइक अगर दो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो डीड का टाइटल रख लो पार्टनरशिप। डेट, डेट को दोनों पार्टीज क्या करती हैं, डीड साइन करती है, या फिर एक पार्टी ने अगर पहले डीड साइन कर दी है तो जिस डेट को लास्ट पार्टी साइन करती है, दैट वुड बी द डेट ऑफ डीड। डेट ऑफ डीड जरूरी होती है लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने में। डेट ऑफ डीड जरूरी होती है डीड की एक्सपायरी कैलकुलेट करने में। ये सुनो बच्चों, क्योंकि नॉर्मली जो डीड की वैलिडिटी होती है वो अपन डीड की डेट से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्टनरशिप विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ। फिर प्लेस, अच्छा हाँ, प्लेस ऑफ द डीड, स्टैम्प ड्यूटी कितनी भरेगी, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होगी,
कौन से कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा आपकी डीड के ऊपर, ये सब कौन डिसाइड करता है? अरे ये सब कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है डीड की प्लेस। कौन सी प्लेस होती है? जहां पे सारी पार्टीज क्या करती हैं, साइन करती हैं, और पार्टीज ने अगर अलग अलग जगह पे साइन किया तो पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर सकती हैं कि डीड की प्लेस क्या होगी। उसके बाद पार्टीज को प्रॉपरली डिस्क्राइब करो, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, एज, ऑक्यूपेशन, उसका आधार नंबर, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, वो लॉ जिसके अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। एलएलपी के केस में एलएलपी का नाम प्लस एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्लस एलएलपी किसके नाम पे, एलएलपी कौन से लॉ के अंदर रजिस्टर हुई है वो बता दो, प्लस एलएलपी का डिफरेंट एलएलपी का भी जो नंबर जो आरओसी ने क्या है। उसके बाद अगर कोई माइनर है तो उसके गार्डियन, उसके लॉफुल गार्डियन का नाम आप डाल देंगे। और उसके बाद आते हैं रिसाइटल। रिसाइटल में क्या डालते हैं बच्चों अपन? रिसाइटल आप सबको पता है दो टाइप के रिसाइटल होते हैं, एक होते हैं नैरेटिव रिसाइटल और एक होता है इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। हाँ या ना बच्चों? नैरेटिव में बेसिकली अपन किसके बारे में बात करते हैं? उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं या फिर उस कंसीडरेशन के बारे में बात करते हैं जो अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो ट्रांसफरर है उसके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप कैसे आई, फिर सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स विथ रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कितने कितने लोगों के पास जाके ओनर के पास आई है। अगर प्रॉपर्टी के ऊपर किसी प्रकार का इनकम्बरेंस है तो वो भी आप बता देते हो। सो नैरेटिव में बेसिकली यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी। इंट्रोडक्टरी में हाउ पार्टीज मेट, दोनों पार्टीज को क्या क्या कंसिडरेशन मिल रहा है। उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द अग्रीमेंट, दोनों पार्टीज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द अग्रीमेंट, बेसिकली हाउ पार्टीज मेट और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अग्रीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ द डीड, आप क्यों डीड एग्जीक्यूट कर रहे हो, इंट्रोडक्टरी रिसेट। जैसे ही आपका ये पार्ट खत्म होता है, कौन सा पार्ट खत्म होता है? द मोमेंट यू आर डन विद दिस पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट जैसे ही खत्म होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जैसे ही खत्म होता है, नाउ दिस डीड यहां से क्या करते हैं बच्चों अपन, यहां से कौन सा पार्ट शुरू हो जाता है बच्चों अपना? वेरी नाइस, ऑपरेटिव पार्ट। ऑपरेटिव पार्ट के अंदर क्या क्या आता है बच्चों? व्हाट कम्स अंडर ऑपरेटिव पार्ट? सबसे पहला यस क्या होता है, के बाद ऑपरेटिव क्लॉज होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, पार्सल क्लॉज होता है, एक्सेप्ट रिजर्वेशन होता है, प्रेमाइस विंडम होता है, उसके बाद कॉवेनेंट एंड अंडरटेकिंग होता है। सारे ये किसके अंदर आते हैं बच्चों? ये सारा आता है ऑपरेटिव पार्ट में। टेस्टिटम बेसिकली क्या है बच्चों, जो आपने इंट्रोडक्टरी रिसाइटल में लिखा था वो आप बेसिकली यहाँ पे रिप्रोड्यूस, दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन क्या मिला है वो लिख देते हैं, प्लस दोनों पार्टीज ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको कंसीडरेशन मिल चुका है, या फिर एक पार्टी कंसीडरेशन पे कर रही है और एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है तो वो ही बता देती थी कि भाई मुझे इतना रुपये मिल चुका है लेकिन मैं अपना ऑब्लिगेशन फ्यूचर में परफॉर्म करूंगा। ऑपरेटिव पार्ट में पर्पस लिख देते हैं डीड का क्या है कि भाई दिस डीड टू सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आप एकदम क्लियरली डिस्क्राइब करो, और अगर और एडवाइजेबल ये है कि प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं आप किसका यूज करो बच्चों, आप स्केड्यूल्स का यूज कीजिए। पार्सल क्लॉज में क्या आ जाएगा, मैप्स एंड प्लान्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसको आप कहाँ पे डाल सकते हैं, में डाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन में सेम, जो पार्ट आप, जो प्रॉपर्टी का पार्ट आप ट्रांसफर नहीं करना चाहते वो बता दीजिए कि भाई मैं 5 एकड़ जमीन दे रहा हूँ, इन 5 एकड़ की जमीन में एक वुड का एक घर है, एक झोपड़ी है जो मैं ट्रांसफर नहीं कर, आप वो बता दीजिए। कॉवेनेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डूज एंड डोंट्स, क्या पार्टी को करना है क्या पार्टी को नहीं करना है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ द पार्टीज,
ये सारी चीजें आ जाती हैं कॉवेनेंट अंडरटेकिंग में। देन प्रेमाइसेस एंड हबिंडम में व्हाट इंटरेस्ट यू आर ट्रांसफरिंग, मैं आपको नेचर ऑफ इंटरेस्ट दैट यू, आप लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी में, आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी में, जो भी है, तो वट एवर इंटरेस्ट आप परमानेंटली प्रॉपर्टी का ओनर किसी को बना रहे हो या फिर आप किराए से दे रहे हो, तो वट एवर इंटरेस्ट दैट यू आर ट्रांसफरिंग इन द प्रॉपर्टी वो आप यहाँ पे लिख दो। बेसिकली ऑपरेटिव क्लॉज में भी हम लिखते हैं, बट दिस इज ऑल्सो यहाँ पर भी हम क्लॉज डालते हैं, जो भी इंटरेस्ट हम प्रॉपर्टी में दे रहे हैं वो हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो हम इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट था। और उसके बाद थर्ड पार्ट आता है जहां पे हम अग्रीमेंट को क्या कर देते हैं, जिस थर्ड पार्ट इज फॉर्मल पार्ट में सबसे पहले आता है टेस्टिमोनियम क्लॉज। इसमें इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर इन प्रेजेंट पुट देयर सील्स। तो इस क्लॉज में पार्टीज ये बताती कि ऊपर लिखे हुए जो भी क्लॉजेस थे हमने उनको विटनेस कर लिया है, हमने उनको देख लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, अच्छे से कर लिया है, और अब हम अपना साइन कर रहे हैं। उसके बाद सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन, दोनों पार्टीज क्या कर सकती हैं, खुद से फिर अपने ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू क्या कर सकती, साइन कर सकती हैं। अगर कंपनी है तो भी साइन कर सकती है। एलएलपी जो है, एलएलपी यहाँ पे उसका कोई ऑथोराइज्ड पार्टनर साइन कर सकता है, माइनर के गार्डियन साइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद दोनों पार्टीज का साइन करना बहुत जरूरी है, तभी डीड को फाइनल होती है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि लीज डीड में अगर लेसर ने साइन कर दिया है बट लेसी ने साइन क्या किया है, साइन नहीं किया है, बट लेसी ने प्रॉपर्टी का पोजीशन फायर कर लिया, तो लेसी ने साइन नहीं किया तो भी डीड क्या है, वैलिड है। अच्छा, एक और चीज बताना, डेट ऑफ डीड अगर आपने मेंशन चलता है तो हम और एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों गिफ्ट डीड, सेल डीड और विल्स, इनमें पार्टीज को साइन भी करना है प्लस अटेस्टेशन भी जरूरी है। अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पार्टीज विटनेस के सामने साइन करेंगे। गिफ्ट डीड, सेल डीड और जो विल, इनमें सिर्फ साइनिंग भी जरूरी है और साइनिंग के अलावा विटनेस भी होने जरूरी है। तो विटनेस तो होते ही है बट विटनेस के सामने साइन करना है पार्टीज को, इसको हम बोलते हैं अटेस्टेशन। कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए और विटनेस को नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन विटनेस को भी अपना लिखना है। जनरल रूल ये है कि राइट साइड पे पार्टी साइन करती हैं और लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, विटनेस करते हैं, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद बच्चों उसके बाद अपनी डीड के कंटेंट जो है वो कंप्लीट है। उसके बाद 2 चीजें याद रखिए, आपने डीड कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपको लगता है कि यार मुझे डीड में मॉडिफिकेशन करना है, आपकी डीड कंप्लीट हो गई है, रजिस्टर हो गई है, स्टैम्प ड्यूटी आपने पे कर दी है, उसके बाद आपको लगता है कि यार मुझे ना डीड में थोड़े बहुत वांट टू मेक सम चेंजेस इन, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, आप डीड में एंडोर्समेंट कर सकते हैं या फिर आप एक सप्लीमेंटल डीड बना सकते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, ऐड कर देना, डिलीट कर देना या मॉडिफाई कर देना डीड के किसी क्लॉज को। और एंडोर्समेंट जो टर्म है ये अपन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी के थ्रू हम बिल को फर्दर ट्रांसफर करते हैं। सेम एंडोर्समेंट आप अग्रीमेंट में भी कर सकते हैं, आप ऐड, डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी क्लॉजेज हैं। लेकिन कई स्टेट्स में ये अलाउड नहीं होता इस आपने जो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है आप उसमें गाड़ी कर रहे हो, ठीक है। कई जगहों पे अलाउड होता है, कई जगहों पे अलाउड नहीं, बट आप कर सकते हो, मतलब अगर अलाउड है तो आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको किसी डीड में, कोई डीड ऑलरेडी क्रिएट हो गया, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने, ऐड करना है, तो आप क्या करो, आप एक सप्लीमेंटल डीड बना लो। सप्लीमेंटल डीड मतलब एक नया डीड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए हम डीड ऑलरेडी बना चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीज डीड ऑलरेडी बन चुकी, लीज डीड बन चुकी है और 10 साल के लिए वैलिड है, लेकिन दूसरे साल ही हमको मन आया कि हम जो किराया हमने लिखा है वो काफी ज्यादा है, उस किराए की अमाउंट को हम क्या करते हैं, कम कर दें। तो लीज डीड जो ओरिजिनल लीज डीड है वो पूरी वैलिड है, हमको सिर्फ एक पॉइंट चेंज करना है कि लीज डीड में पॉइंट नंबर 7 में हमने लिखा था कि लीज रेंट जो है वो 25,000 होगा, तो हम 20,000 करना है, ठीक है। सप्लीमेंटल बना लेंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंटल डीड में अपन क्या लिखते हैं कि भाई पूरा जो ओरिजिनल डीड है वो वैसी की वैसी रहेगी, बट उसमें एक क्लॉज अपन क्या करें, चेंज, पार्टीज क्या कर देंगी, और जब आप एंडोर्समेंट भी करते हैं तो जो भी एंडोर्समेंट आप करते हैं दोनों पार्टीज को या सारी पार्टीज को वो एंडोर्समेंट, क्लियर। सो दिस बिकम्स अ सप्लीमेंट।
अच्छा, ये दोनों डीड आप चाहे एंडोर्समेंट करें या फिर नई डीड बना ले, सप्लीमेंट्री डीड बना ले, आप हमेशा याद रखिए आपको स्टैम्प ड्यूटी वापस से पे करनी होती है, प्लस आपको डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर भी कराना होता है, बस उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लॉज हैं आपको वैसे। इज दैट क्लियर? उसके बाद एनग्रॉसमेंट मैंने आपको पढ़ा ही था। एनग्रॉसमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका फाइनल ड्राफ्ट होता है उसको आप पार्टीज को दिखाते हो, और पार्टीज अगर उसको फाइनल करती हैं तो आप उसको पेपर पे प्रिंट ले लेते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेपर प्रिंट ले लेते हो और पार्टी से साइन करवाने के लिए तैयार कर देते हो आप उसको। दिस प्रोसेस इज एनग्रॉस। तो दिस वाज द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, हम ड्राफ्ट में पढ़े हैं। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू एंड एवरी वन विल स्कोर फुल मार्क्स इन द चैप्टर। है ना? क्लियर है कि भाई सबको? चलो, दैट्स रियली ग्रेट। तो बच्चों आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करते, विल बिगिन द न्यू चैप्टर फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। ठीक है, और संडे को संडे और मंडे शायद आई एम नॉट हियर, मंडे को शायद मैं जयपुर में हूं। तो अगर मान लीजिए मंडे को संजोग बनता है मैं लेट आया, तो मैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे या 4 बजे मैं आपका लेक्चर प्लान करूँ, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है, बट मंडे को आई एम नॉट हियर। ठीक है, और अगर लेक्चर होता है तो मैं आपको ग्रुप में बताता हूं, तो वी कैन टेक, मैं वैसे आ जाऊंगा 12 बजे। तो अगर मैं स्थिति में रहा तो मैं ट्रैवल का अगर जर्नी का थकान नहीं रहा तो मैं 3 से 4 बजे का लेक्चर प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, दैट आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द ग्रुप। बी रेडी। अच्छा, और मंडे से सुनो बच्चों, हाँ मंडे से हम एक क्योंकि वी आर डन विथ 1 वीक, तो मैं सोच रहा था मैं सुपांदर को बोल के आज या कल में एक अपन जूम मीट खेल दें, और आपके जो आरसीडी और एमसीडीएस वो दोनों सब्जेक्ट भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। और उसके लिए एक्चुअली कल्पक सर थे, बट उनकी शादी वादी का प्लान चल रहा है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद कल्पक सर। उसके बदले देर इज वन मोर मैम, सीएस हैं, शी इज फ्रॉम देहरादून, सीएस अंकिता अग्रवाल, शायद आप जानते हो। तो उनके साथ हमने बात करी है, तो शी विल बी टीचिंग यू आरसीडी। ठीक है, मंडे से उनका लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग। ठीक है, तो एक बार और उनसे अभी बात चल रही है, तो वो एक बार फाइनल हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ मंडे से, बट वी आर प्लानिंग, वी आर क्वाइट होपफुल कि मंडे से अपन लेक्चर कर देंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों। सो शल आई, हाँ बेटा, एक बार प्लीज आप ग्रुप पे बोल दीजिए रिकॉर्डिंग का, तो आपको मैम शेयर कर देगी। कौन सी रिकॉर्डिंग नहीं आई बेटा? कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई अभी तक? आ रहे हैं बेटा, ऐसा कैसे आप देख नहीं रहे हो बराबर? वो तो